हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, ये एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कौन स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, तो अब हम जानते हैं कौन सा वो डिवाइस है, कौन सा वो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज को स्टोर करके रखता है, स्टोर्स चार्ज। क्योंकि उसके पास चार्ज स्टोर होता है इसलिए उसके पास क्या स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जो एनर्जी हमने निकाली थी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाली थी हाफ CV² विच इज़ इक्वल्स टू हाफ QV विच इज़ इक्वल्स टू हाफ Q²/C। आप पीछे के लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो हमने ये जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को भी स्टोर करता है। वो एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है इन फॉर्मूला में। ठीक है, लेकिन अब हम उस एनर्जी की क्या निकालेंगे, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी बेटा आपको कई तरीके की बताई है। मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लास 11th में एक टर्म आया था नंबर डेंसिटी, 12th में भी आएगा, वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो इस तरीके से कई एनर्जी डेंसिटीज़ होती हैं। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वो डायमेंशन जिसके अबाउट वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट के तो चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 डायमेंशनल बॉडी के तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो उसे हम बोल देते हैं डेंसिटी। तो अब आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी के पूरे वॉल्यूम, कैपेसिटर के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सर्किट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए आप कैपेसिटर के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जो कि कैपेसिटर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप वॉल्यूम में से डिवाइड करिए तो आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम स्मॉल UE से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अगर हम कैपिटल UE की बात करें तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, स्मॉल UE की बात करें तो ये एनर्जी डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करके इसको निकाला है। ठीक है, तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप अज्यूम करिए, जैसा हम करते आ रहे हैं, कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है ना, कैपेसिटर की एक प्लेट के पास चार्ज होता है पॉजिटिव और एक प्लेट के पास चार्ज होता है नेगेटिव। इन प्लेट्स का हम एरिया डिनोट करते हैं A से और इनके बीच का डिस्टेंस डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इतने रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस रीजन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा A × D। ये हो गया हमारा कैपेसिटर का वॉल्यूम, जो हमें एनर्जी डेंसिटी निकालने में मदद करेगा। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय UE इज इक्वल्स टू हाफ CV²। ठीक है, तो UE इज इक्वल्स टू हाफ, कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला हमने निकाला था। ठीक है ना, C की वैल्यू कितनी आई थी इसकी, ε0A/d। हम इस वैल्यू को यहाँ C की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं बेटा ε0A/d। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है बेटा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, D रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ED। हम इस वैल्यू को यहाँ पोटेंशियल की जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास V की वैल्यू हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ED का होल स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर था। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ε0A/d × E² × D²। ठीक है, एक D कट जाएगा।
ठीक है। और आप देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ए डी को एक साथ कर दिया। जैसे अगर हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2 इंटू 5 इंटू 3, बात तो वही रहेगी, बस ये है कि हमने 2 और 5 को एक साथ कर दिया जो मल्टीप्लिकेशन में था। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मैंने बताया था बेटा होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये वॉल्यूम जो RHS में मल्टीप्लाई में है, जैसे ही आप इसको LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल ui। इसकी वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये देखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर कैपिटल UE है तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अगर स्मॉल UE है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा 2 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछी जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम दिया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। बस ध्यान रखिएगा सॉल्व करने के बाद इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये आया है एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करके, ठीक है ना। एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल से, अपॉन वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब से, तो हमारी एनर्जी डेंसिटी की यूनिट बन गई जूल पर मीटर क्यूब, SI यूनिट, ठीक है ना। इसी तरीके से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, तो ये 2 और ये कटेगा और L जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा L-1, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा mL-1T-2 एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बेटा जो अभी तक आपको सिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर है, तो हमने एनर्जी का ये इक्वेशन निकाला था। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो आप पर यूनिट क्या कर दीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे के चैप्टर्स में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 10th एंड 11th। कॉम्बिनेशन आपने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। आपने 10th क्लास में कॉम्बिनेशन पढ़ा था रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, सीरीज R1 R2 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 एंड R2। इसी तरीके से आपने क्लास 11th में कॉम्बिनेशन पढ़ा है स्प्रिंग्स का, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। इसी तरीके से अब हमें कॉम्बिनेशन किसका पढ़ना है, कैपेसिटर का, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स C1 एंड C2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे प्रेजेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वी हैव series combination and then we have
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने 2 कैपेसिटर्स लिए हैं बेटा। ऑफ कैपेसिटेंसेस हम C1 C2 लेंगे। ठीक है, जैसे 2 रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1 R2, वैसे ही 2 कैपेसिटर डिवाइस है जिनका कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है C1 और C2। ठीक है, तो हम 2 कैपेसिटर लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला कैपेसिटर और ये हो गया हमारा दूसरा कैपेसिटर C1 एंड C2। इसे हम एक सोर्स से कनेक्ट करेंगे और चार्ज करेंगे दोनों कैपेसिटर्स को। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही करेंगे, 2 कैपेसिटर्स लेंगे, पहला C1 दूसरा C2, और इसे हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सोर्स से, जिसकी मदद से दोनों कैपेसिटर्स चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सोर्स का जितना भी पोटेंशियल V है, ठीक है ना, ये देखिए ये V पोटेंशियल ये पूरा का पूरा इस प्लेट को गया, और मतलब पोटेंशियल का एक पॉजिटिव सोर्स होता है, पॉजिटिव एंड होता है, और एक नेगेटिव। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी सोर्स का एक पॉजिटिव एंड होगा बैटरी का और एक नेगेटिव एंड होगा। तो ये वाली प्लेट क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑटोमेटिकली इंडक्शन की वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ये वाली प्लेट हमारी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज से, तो इसके पास नेगेटिव आएगा और इसके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये जो बैटरी का पॉजिटिव सोर्स है ये पूरा का पूरा इस प्लेट के पास पहुंच रहा है, और ये नेगेटिव पूरा का पूरा यहाँ इस प्लेट के पास पहुंच रहा है, यानी कि जो भी पोटेंशियल V है वो इसके पास जा रहा है बिना कम हुए। इसी तरीके से ये पॉजिटिव एंड इसके पास आ रहा है बिना C2 को क्रॉस किए, और ये नेगेटिव इस प्लेट के पास आ रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ था पूरा का पूरा इधर भी जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे भी इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल है, जो कि किसका पोटेंशियल था, सोर्स का। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, सोर्स का पॉजिटिव एंड तो इस प्लेट के पास आया, लेकिन नेगेटिव एंड डायरेक्टली C1 की दूसरी प्लेट के पास नहीं पहुंच रहा, रास्ते में दूसरा कैपेसिटर आ रहा है, यानी कि इसका जो भी पोटेंशियल था ये पूरा का पूरा पहले कैपेसिटर या दूसरे कैपेसिटर के पास नहीं पहुंचा। ठीक है ना, तो हमारे V पोटेंशियल का कुछ हिस्सा, सपोज V1 इसके पास जाएगा और V2 इसके पास जाएगा। ठीक है, तो हम नोट कर देते हैं, इसके पास V1 पोटेंशियल पहुंचा और इसके पास V2 पोटेंशियल पहुंचा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी का पूरा पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स के पास पहुंचता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड कर जाता है। इस V का कुछ हिस्सा V1 C1 के पास जाएगा और बचा हुआ हिस्सा V2 दूसरे कैपेसिटर C2 के पास जाएगा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स रिमेन सेम। पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन सेम। ये देखिए इसके पास भी V पोटेंशियल है पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास भी V पोटेंशियल है, जबकि सीरीज में पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, दोनों के पास अलग अलग पोटेंशियल है। ज़रूरी नहीं है अलग हो, फिर वो बाद में बात आ जाती है, लेकिन हाँ सोर्स के बराबर नहीं होता, ये डिवाइड करता है, किसी के पास ज़्यादा, यहाँ पे दोनों के पास बराबर, पर एग्जैक्टली सोर्स के बराबर दोनों के पास नहीं होगा। दैट इज़ पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पूरा का पूरा हर एक कैपेसिटर के पास पहुंचता है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सेम क्या रहता है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, इस केस में, और इस केस में जो चार्ज है वो डिवाइड कर जाता है, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, उल्टा चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है और चार्ज क्यू सेम रहता है,
जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और चार्ज क्या कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि टोटल चार्ज Q में से अगर पहले वाले के पास Q1 चार्ज गया तो दूसरे वाले के पास चार्ज जाएगा Q2। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम। अगर पहले वाले के पास Q चार्ज है तो दूसरे वाले के पास भी Q चार्ज ही होगा। ठीक है, तो अब हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में देखा बेटा आपने, पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल V है, ठीक है, ये हो जाएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी के पोटेंशियल ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दोनों में। तो बैटरी का पोटेंशियल V और V1 और V2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे आपने अपने पिताजी से अगर 500 रुपये लिए, ठीक है ना, उसमें से आपने 300 रुपये छोटी बहन को दे दिए बुक खरीदने के लिए और 200 रुपये दे दिए छोटे भाई को बुक खरीदने के लिए। तो आप इन तीनों को कैसे रिलेट करेंगे, 300 + 200 = 500, करेक्ट। इसी तरीके से ये V पोटेंशियल ही तो दोनों में डिवाइड हुआ है, तो V = V1 + V2। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा हो जाएगा Q = Q1 + Q2। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बेसिक फॉर्मूला बेटा आपने कैपेसिटर का पढ़ा है, C = Q/V। तो जब हम V को यहाँ लेके आएंगे तो Q की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, CV। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा Q1 हो जाएगा C1 × V, Q2 हो जाएगा C2 × V। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है मैम, जब Q1 है तो यहाँ V1 और यहाँ V2 क्यों नहीं लिया बेटा, इसलिए क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल V1 V2 नहीं होता, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है ना, इसलिए जब आप Q1 की वैल्यू लेंगे तो वो हो जाएगा C1 × V, नॉट V1। ठीक है, और जब आप Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा C2 × V, ना कि V2, क्योंकि पैरेलल में V1 V2 होता ही नहीं है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास Q की जगह आ जाएगा CP। P का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये नेट कैपेसिटेंस। तो Q की जगह हमने लिखा CV होता है ना, CP × V = Q1 की जगह C1 × V और Q2 की जगह C2 × V। V कॉमन आ जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा C1 + C2, क्योंकि इसके पास भी V है और इसके पास भी V है, इस V को कॉमन ले गए, ब्रैकेट में बचा C1 + C2। ठीक है, ये V से V कट जाएगा और हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ गया C1 + C2। ठीक है, इसी तरीके से बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू होती है C = Q/V, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V को ऊपर ले जाइए और C को नीचे ले आइए, तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी Q/C। ठीक है, तो जब हम V1 की वैल्यू लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा Q/C1, और जब V2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q/C2। ठीक है ना। Q1 Q2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। सीरीज में Q1 Q2 का मतलब ही नहीं होता, दोनों के पास सेम चार्ज है Q। तो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास V की जगह आ जाएगा यहाँ पे Q नेट चार्ज Q/CS, V1 की जगह Q/C1 और V2 की जगह Q/C2। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, Q को बाहर ले जाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हमारे पास आ जाएगा Q/CS = Q बाहर ले गए, ब्रैकेट में बचा 1/C1 + 1/C2। ये Q से Q कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/CS = 1/C1 + 1/C2। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस।
ये देखिए बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना CS, इसका मतलब है S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसकी वैल्यू निकाली है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल करके ऐड करिए तो आप उसकी मदद से नेट सीरीज कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। उल्टा करेंगे तो नेट सीरीज कैपेसिटेंस भी आ जाएगा। अभी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन गौर करने वाली बेटा बात ये है, मैं इसकी डेरिवेशन को ना रब कर रही हूँ, ठीक है, इसको रब करते हैं। ये देखिए बेटा, जब आपने रजिस्टर का सीरीज़ पढ़ा था क्लास 10th में तो वो आया था R1 प्लस R2, और पैरेलल जब पढ़ा था तो वो आया था 1/R1 प्लस 1/R2। कैपेसिटर के केस में देखिए बेटा उल्टा होता है, पैरेलल डायरेक्ट एडिशन से आता है, पैरेलल ऑफ कैपेसिटर्स, जबकि आपने सीरीज ऑफ रजिस्टर जब निकाला था तो वो डायरेक्ट एडिशन से आया था, ठीक है। और जो रजिस्टर में पैरेलल जिस तरीके से निकालते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे सॉल्व करते थे रेजिस्टेंसेस का, वो अब कैपेसिटर्स के सीरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट सीरीज पैरेलल के रजिस्टर और कैपेसिटर में बिल्कुल उल्टे हैं। तो स्टूडेंट जल्दबाजी में ना ये, क्योंकि उन्हें 10th क्लास का फॉर्मूला यूज़ करने की आदत है, तो एज इट इज़ वो सीरीज पैरेलल में कंफ्यूज होके कैपेसिटर्स का सीरीज पैरेलल सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देख के सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज करिए आपको 2 रजिस्टर्स दिए हैं सीरीज़ में, एक 2 ओम और एक 4 ओम, और 2 कैपेसिटर्स दिए हैं ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफराड। आपसे नेट सीरीज रेजिस्टेंस पूछा है और नेट सीरीज कैपेसिटेंस पूछा है, ठीक है ना। तो सीरीज रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 6 ओम। तो स्टूडेंट्स को ये लगाने की आदत है सॉल्व करने की, तो वो कैपेसिटर में भी ऐसा कर देते हैं जल्दबाजी में। CS में वो C1 प्लस C2 कर देते हैं, 2 प्लस 4 यानी कि 6 माइक्रोफराड, और उनका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का बेटा फॉर्मूला C1 प्लस C2 नहीं होता, C1 प्लस C2 पैरेलल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर के सीरीज़ में तो R1 प्लस R2 है, लेकिन कैपेसिटर के सीरीज़ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, गलत सॉल्यूशन मत करिए। इसका सही सॉल्यूशन होगा 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिए, 2 प्लस 1 यह आ जाएगा 3/4। इसका उल्टा करेंगे तो CS हो जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी में ये वाली गलती, रजिस्टर वाली गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये जो हमने कैपेसिटर्स लगाए हैं बेटा, 2 की जगह अगर 3 होते, 3 की जगह 4 होते, तो ये फॉर्मूला कैसा बनता, उसको देखिएगा, ठीक है ना। चाहे जितने, अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं, सपोज करिए फॉर n कैपेसिटर्स, ठीक है, और पैरेलल में हम मान लेते हैं, सपोज करिए m कैपेसिटर्स हैं, फॉर m कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं, कितने m कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, 1000, 5000, ठीक है ना। तो उस केस में सीरीज में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ऐसे करते 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 1/CN तक जाइए। जितने कैपेसिटर्स हैं n कैपेसिटर्स, वहाँ तक जाइए, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और यही m कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में हैं तो पैरेलल में आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ऐसे करते करते m कैपेसिटर्स है, m तक ले जाइए। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला हो गया और ये सीरीज़ का, ठीक है ना। चलिए, अब एक और बात आती है, वो ये है कि ये जो आपने कैपेसिटर सीरीज़ में लगाए हैं, कौन से, C1, C2, C3, यानी कि ये जो कैपेसिटर्स आप सीरीज़ में लगा रहे हैं बहुत सारे, अगर इन सब का कैपेसिटेंस सेम है, C सब का कैपेसिटेंस सेम है, तो नेट सीरीज़ कैपेसिटेंस कितना आएगा वो देखिए बेटा। ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल्स टू C1 की जगह C, C2 की जगह C, C3 की जगह C, ऐसे करते करते n टाइम्स। तो ये बन जाएगा
तो सॉल्व करने के बाद बेटा ये बन जाएगा n अपॉन में c। इसका उल्टा करिए तो CS आ गया C/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्टकट, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है काफ़ी बार। इसी तरीके से बेटा ये जो m कैपेसिटर्स आपने पैरेलल में लगाए हैं, ये जो आपने m कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाए हैं, ये C1, इसके नीचे C2, इसके नीचे C3 और ऐसे बहुत सारे, सबका कैपेसिटेंस अगर सेम है C, तो उस केस में नेट पैरेलल कैपेसिटेंस कितना आएगा वो देख लीजिए। Cp हो जाएगा C1 की जगह C, C2 की जगह C, C3 की जगह भी C, ऐसे करते 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 m टाइम्स आ जाएगा ये, ठीक है ना, m टाइम्स। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ C, यानी कि m इंटू C, ठीक है ना। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल न्यूमेरिकल से मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए आपके पास सीरीज़ में आपको 4 कैपेसिटर्स दिए हैं, ठीक है, या फिर 5 ले लेते हैं चलिए, और हर एक का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, हर एक का, ठीक है, सेम कैपेसिटेंस। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेट सीरीज कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेसिक फार्मूला तो बहुत लंबा पड़ेगा। कैसे? बेसिक फार्मूला हमारा कहता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे करते करते 1/C5 तक जाइए, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो इतना लंबा कौन करेगा, ठीक है ना। जब आप देख रहे हैं कि जितने कैपेसिटर्स, कितने, 5 कैपेसिटर्स, 5 कैपेसिटर्स है ना, यानी कि नंबर कितना हो गया हमारा 5, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, यानी कि C हो गया 2 माइक्रोफैराड, सबका सेम है। तो नेट सीरीज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी आपको निकाल के बताया ना C/n, तो आप इसको यूज़ करिए, ये हो जाएगा 2/5 माइक्रोफैराड। आंसर डन। ये देखिए CS का आपको फॉर्मूला निकाल के बताया है ना। जब n कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम C होता है तो नेट कैपेसिटेंस आ जाता है C/n। इस केस में हमारे पास 5 कैपेसिटर है, हर एक का 2 माइक्रोफैराड है। C की जगह 2 माइक्रोफैराड डालिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की जगह 5 डालिए, तो सीरीज आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला 2/5 माइक्रोफैराड। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास इसी तरीके से जो है 5 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, 4th कैपेसिटर एंड दिस इज द 5th कैपेसिटर, और हर एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड ईच, ठीक है ना। तो नेट पैरेलल कैपेसिटेंस बताइए। तो CP का वैसे तो फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि 5 कैपेसिटर्स हैं, नंबर हो गया m हो गया हमारा 5, और हर एक का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, तो नेट पैरेलल कैपेसिटेंस अभी आपको निकाल के बताया ना m टाइम्स ऑफ C, तो m की जगह डालिए 5, C की जगह डालिए 2, तो ये हो गया 10 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे अगर m कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस C के कनेक्टेड हैं तो नेट पैरेलल कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है MC। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, m इज इक्वल्स टू, हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं m इज इक्वल्स टू 5, हर एक का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, तो नेट पैरेलल कैपेसिटेंस होगा MC, यानी कि 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा हमने अभी बेसिक पढ़ा है सीरीज और पैरेलल का।